नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी का पेपर सेकेंड, जिसमें हम लोग जीन क्लोनिंग और डीएनए एनालिसिस उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन और जीन क्लोनिंग के बारे में देखेंगे। और इससे पहले मैंने बीएससी सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी पेपर सेकंड का और फर्स्ट दोनों का सिलेबस बता दिया है, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यूनिट फर्स्ट, जीन क्लोनिंग और डीएनए विश्लेषण के मूल सिद्धांत इस यूनिट का नाम है। अब इसके परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रोकैरियोटिक जैसे कि बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक जिसमें पादप और जंतु आते हैं, डीएनए को प्रयोग में लाने की विधि 20वीं सदी के अंत में विकसित हुई। जब 20वीं सदी का अंत हुआ तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो होते हैं उनके डीएनए जो होता है उसको प्रयोग में लाने की विधि जो हुई थी 20वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुई थी। और जब यह तकनीकी विकसित हुई तो जैव प्रौद्योगिकी में क्रांति ला दी, मतलब नई नई खोज होती गई, नई नई चीज़ें विकसित होती गई। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में क्रांति आ गई थी ये खोज होने, मतलब जब इस 20वीं सदी में ये डीएनए खंडों के बारे में ये सारी सारी थिंग्स पता चली थी। तो ठीक है, इसमें एक विशेष डीएनए खंड को किसी डीएनए अणु में जोड़ने के लिए दो कार्य होते हैं। जैसे ये क्या बोला अपन की जीन क्लोनिंग हो गई और डीएनए एनालिसिस हो गया, ये अपन की यूनिट का नाम है। तो इसमें क्या होता है, एक विशेष डीएनए खंड को किसी डीएनए अणु में जोड़ने के लिए दो कार्य होते हैं। आपको एक विशेष डीएनए खंड मिला है, अब इसको किसी दूसरे खंड में जोड़ना है, तो इसके लिए कितने कार्य होते हैं? दो कार्य होते हैं। अब उसी कार्य को हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहला कार्य होता है डीएनए को दो इच्छित स्थानों से काटना। सबसे पहला कार्य क्या होगा? डीएनए को दो इच्छित स्थानों से काटना। ठीक है ना, आपका मान लो ये डीएनए है आपका, ओके, ये आपका डीएनए है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या चाहिए? थोड़ा सा पार्ट इसका चाहिए आपको जीन क्लोनिंग करने के लिए। तो आपको जितना मन है उतना वो स्थान से एक फर्स्ट कट आप यहाँ पे लगा दोगे, दूसरा काट आप यहाँ पे लगा दोगे, तो आपको इतना पार्ट जो होता है वो मिल जाएगा, ये इससे निकल आएगा। तो ये आपने ले लिया, ठीक है। ये फर्स्ट काम किया कि डीएनए को दो इच्छित स्थानों से आपको काटना है। फिर दूसरा कार्य क्या होगा कि एक डीएनए अणु के किसी भाग में जोड़ना। ठीक है, आप फर्स्ट काम तो आप क्या कर लिए थे? काट करके ये पार्ट निकाल लिए थे। अब यहाँ पे क्या है? दूसरा अणु भी है ना, दूसरे अणु में जिस पे हम लोगों को इसको जोड़ना है, तो इसका भी ये पार्ट हम लोग इसको निकाल देंगे यहाँ से। तो ये इतना इसका पार्ट खाली हो जाएगा, तो इसमें इसको क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। ये सारे कार्य एंजाइमों की मदद से होते हैं। तो जब इसको जोड़ दिया जाएगा, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, तो देखो ये आधा इधर वाला हो गया, आधे में हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो ये दो डीएनए हम लोगों ने जोड़ दिया, बना दिया। तो ये क्या बन जाएगा? जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा, एक मिनट, जो डीएनए इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, जो आपका रिकॉम्बिनेंट दो भाग जुड़े हुए प्राप्त होता है, उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्या करना है? सबसे पहले आपको डीएनए देखना है, ठीक है ना। ओ एक सेकंड, सॉरी, ये डीएनए हुआ आपका, ऐसे ऐसे, एक मिनट, हाँ ये आपका डीएनए हुआ। यहाँ से आपको क्या करना है? कट लगा करके एक ऐसे इच्छित स्थान से इसको कट लगा के निकाल लेना है। फिर इधर एक और डीएनए पाया जाएगा, फिर इसको भी इतना कट कर लेना है। आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? इससे इतना प्राप्त हो जाएगा, इससे इतना, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगी, सारी प्रोसेस किससे होती है? एंजाइम की सहायता से होती है। तो क्या आपको रिकॉम्बिनेंट, ये जो प्राप्त डीएनए होगा इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। जो डीएनए इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसका उपयोग जैविक अनुसंधान, जेनेटिक इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। इन सब में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस तकनीकी का उपयोग करके हम जीन की सिंगल कॉपी अथवा एक डीएनए खंड की अनगिनत कॉपियां पृथक एवं क्लोन कर सकते हैं। ये सारी थिंग हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, कैसे हम इसकी एक डीएनए खंड का यूज़ करके, इतने खंड का यूज करके ढेर सारी कॉपियां कैसे बना सकते हैं इसकी, ढेर सारे, और क्या बोलते हैं, क्लोन कैसे कर सकते हैं इनको। तो ये सारी थिंग्स आप आगे अध्ययन करोगे। यह संभव हुआ
और इसका रीज़न क्यों हुआ कि ये सारी थिंग संभव हो पाई? यह संभव हुआ क्योंकि वेक्टर जैसे कि प्लाज्मिड तथा फेजेस, और प्लाज्मिड और फेजेस जो होते हैं एक वेक्टर का कार्य करते हैं। वेक्टर क्या करते हैं, जैसे ये इच्छित डीएनए लिया, फिर ये वेक्टर है, ठीक है ना, और वेक्टर में ही जोड़ा जाता है इच्छित डीएनए को, तो ये क्या बन जाते हैं, एक क्लोनिंग वेक्टर्स बन जाते हैं, और इसी की सहायता से एक होस्ट सेल में इनको डाला जाता है। जब ये फुल्ली प्रोसेस आप लोग अध्ययन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अभी बस आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। यह संभव हुआ क्योंकि वेक्टर जैसे कि प्लाज्मिड और फेजेस बाहरी डीएनए की प्रविष्टि बाद में एक पोषक जैसे कि इकोलाई में पुनर्वित कराते हैं, जैसे इकोलाई में प्रविष्ट कराते हैं, ताकि प्रविष्ट किया गया डीएनए जनक डीएनए के साथ सामान्य रीति में अपनी प्रतिकृति बना सके। यह तकनीकी जीन क्लोनिंग कहलाती है। यह तकनीकी क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग कहलाती है। सामान्य जर्नल इंट्रोडक्शन है, इसको जर्नल इंट्रोडक्शन की तरह लीजिएगा, बस एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे सारी थिंग यही पढ़नी है आपको। इस कार्य में प्रयोग किए गए वेक्टर्स क्लोनिंग वेक्टर्स कहलाते हैं। ये याद रखिएगा कि इस कार्य में जो प्रयोग किए गए वेक्टर्स होते हैं जीन क्लोनिंग में, उनको क्या कहा जाता है? क्लोनिंग वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्लोनिंग क्या होती है? क्या बोल रहा है? क्लोनिंग क्या होती है? एक ही पूर्वज से प्राप्त किए गए, किससे? एक ही पूर्वज, लाइक पूर्वज आप माता पिता बोल दीजिए, तो एक ही पूर्वज से प्राप्त किए गए एक समान दिखने वाले अणु, कोशिका, जीव को क्लोन कहा जाता है, ठीक है ना। मान लो क्या है, ये एक ही पूर्वज है, ठीक है, और इन्हीं से प्राप्त हुई दो समान कोशिकाएं हो गई, दो चीजें हो गई, दो अणु हो गए जो इन्हीं के जस्ट समान है, कोई इनमें अंतर नहीं है, कोई इनमें अंतर नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। हूबहू कॉपी होते हैं अपने पूर्वजों की ये क्लोन। एक ही पूर्वज से प्राप्त किए गए और एक समान दिखने वाले अणु, कोशिका या जीव को क्लोन कहा जाता है। अनुवांशिक रूप से समान अणु, कोशिका या जीव को अलैंगिक प्रजनन द्वारा ब्रिट्टो या वीवो क्लोन बनाने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा जाता है, मान लीजिए ये एक कोशिका है, ठीक है ना, तो इसमें जब मान लो अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, दो कोशिकाएं, एक माता की और एक पिता की, तो इसमें क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन। तो ये वाला जो बनेगा तो कैसा होगा, मतलब डिफरेंट टाइप का बनेगा, डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनेंगी, ये डिफरेंट होकर के उभर करके आएगी। इसमें माता के भी लक्षण होंगे, पिता के भी लक्षण होंगे। तो ये कैसा होता है? ये लैंगिक विभाजन में होता है। एक सेकेंड, मैंने आपको गलत बता दिया, चलिए मैं फिर से बताती हूँ। देखिए जैसे क्या हुआ, ये लैंगिक विभाजन हुआ, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपकी माता हो गई, ये आपके पिता वाला जीन हो गया, ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा, या तो XY बनेगा या तो XX बनेगा, जो भी बनेगा। तो इसमें माता के भी लक्षण होंगे, पिता के भी लक्षण होंगे, तो क्या होगा, एक विपरीत संतति उत्पन्न होगी। ये माता पिता से मिल करके बनी हुई तो विपरीत लक्षण प्रकट करेगी। लेकिन जब आप लोग क्या कराएंगे, अलैंगिक जनन करवाएंगे, उसमें क्या होगा, केवल एक ही पेरेंट होगा। एक ही पेरेंट में क्या होगा, जैसे विट्रो वीवो, ये सारी विधियां जो होती हैं प्रयोगशाला में होती हैं, इनसे आप लोग संतति उत्पन्न करेंगे। तो संतति कैसी होती है? जस्ट अपने जनक के हूबहू समान होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। इसी को क्लोन कहा जाता है। ये क्या हुए, ये क्लोन बन गए, अपने जनक के समान है और एकदम समान है, एक भी अलग नहीं है, तो इन्हें क्लोन कहा जाएगा। और इन्हें बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को कहा जाता है क्लोनिंग, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। अंततः क्लोनिंग का अर्थ है हूबहू कार्बन प्रतिलिपि या किसी एक पूर्वज की प्रतियां, मतलब अपने पूर्वज के समान ही जो क्लोन उत्पन्न होते हैं, उसी प्रोसेस को क्लोनिंग कहा जाता है। और क्लोन क्या होते हैं? अपने पूर्वज के समान होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। यह शब्द केवल जीवित प्राणियां उनके वर्ग की तरह संकेत करता है। जो जीवित प्राणी होते हैं, ये क्लोनिंग जो वर्ड होता है, ये केवल जीवित प्राणी और उनके वर्ग की तरह ही संकेत करता है। जो निर्जीवित प्राणी होते, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनकी तरह नहीं करता है। फिर बात कर लेते हैं जीन क्लोनिंग की। मैंने बताया था ना जीन क्लोनिंग को फिर बाद में, अभी तो बस आप थोड़ी चीज़ें देखेंगे, लेकिन इसको आगे और डीपली समझाया गया। जो आगे के लेक्चर आएंगे उसमें आप लोग और डीपली समझेंगे, यहाँ पे तो आप थोड़ी ऊपरी बात समझ रहे हो। तो जीन क्लोनिंग, अभी क्लोनिंग देख लिया। क्लोनिंग क्या होता है, लाइक प्रयोगशाला में विट्रो और वीवो विधि द्वारा अलैंगिक जनन द्वारा अपने पूर्वज के समान ही जो संतति उत्पन्न की जाती है, क्लोन उत्पन्न की जाते हैं, उसी को क्लोनिंग कहा जाता है। अब अपन देख लेते हैं जीन क्लोनिंग क्या होती है।
जब किसी विशेष जीन को एक उपयुक्त वाहक में प्रविष्ट कराकर किसी जीवित होस्ट कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है तो उस जीन की अनेक समान प्रजातियां तैयार की जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को जीव क्लोनिंग कहा जाता है, जीन क्लोनिंग कहा जाता है। यहाँ पे जीन होगा, सॉरी जीन लिख गया है, जीन क्लोनिंग होगा। अब इसको मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से समझाती हूँ, ठीक है ना। मैंने पहले आपको बताया था क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट। इसमें क्या होता है, मान लो एक विशेष डीएनए खंड है और ये क्या है, प्लाज्मिड है। क्या है, यहाँ पे आपको एक उपयुक्त वाहक है, वाहक को ही क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है, वाहक है। तो इससे इसका इतना पार्ट हटाया जाएगा और यहाँ पर ये इतना पार्ट तो हटा दिया गया, सॉरी एक सेकेंड। ये डीएनए खंड हुआ और ये आपका प्लाज्मिड हुआ, ये पूरा प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड से इतना पार्ट हटाया तो ये बन गया और इस डीएनए खंड को लेकर के जोड़ दिया तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट सेल में, जिसमें से इसकी प्रतियां बनानी है, उसमें डाल दिया जाता है। तो ये जो होस्ट सेल होती है ये वाले डीएनए को क्या समझती है, अपना डीएनए समझने लगती है और अपना डीएनए समझने लगती है तो उसकी बहुत सारी प्रतियां बना देती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, जीन क्लोनिंग कहा जाता है, ठीक है। अब इस जीन क्लोनिंग की तकनीक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उस जीन को पहचानते हैं जिसे क्लोन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक जीन पहचानेंगे जिसको आपको क्लोन करना है। उस जीन को प्राप्त करने के लिए कोशिकाओं को तोड़ा जाता है। अब ऐसे तो आपको जीन प्राप्त नहीं हो जाएगा, पहले आपको कोशिका भित्ति हटानी पड़ेगी अगर पादप कोशिका है, फिर उसके बाद जो उसमें प्रोटीन्स वगैरह हैं, लिपिड्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, तब तो आपको जा करके क्या प्राप्त होगा, जीन प्राप्त होगा। तो कोशिकाओं को तोड़ा जाता है जीन प्राप्ति के लिए, ठीक है। फिर डीएनए को अलग किया जाता है, फिर उस डीएनए को बस हटाया जाता है उन कोशिकाओं से। फिर रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, एक विशेष इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जिसे क्या बोला जाता है, आणविक कैची भी बोला जाता है, को निश्चित स्थान पर काटता है। डीएनए को क्या करता है, निश्चित स्थान पर काटता है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है डीएनए को निश्चित स्थान से काटता है और इसे जो होता है आणविक कैची भी कहा जाता है, ओके। और इससे डीएनए को वही खंड किया जाता है जिसे हम क्लोन करते हैं। अब डीएनए को क्या कर लिया गया, रिस्ट्रक्शन एंजाइम की मदद से। मैंने बताया था कि काटना किसकी मदद से होगा, एंजाइम। तो जो ये रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उससे डीएनए खंड को अलग किया जाता है जो हमें क्लोन करना है। अब हमें क्लोन करने के लिए इसको अलग कर लिया जाता है। फिर जीन को एक क्लोनिंग वेक्टर जैसे कि प्लाज्मिड फेज में डाला जाता है। अब सारी चीज़ें कर लिया क्या हमने, क्लोनिंग वेक्टर अब ढूंढना है तो प्लाज्मिड में इसको जोड़ दिया गया रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस से निकल करके, ठीक है। फिर अब क्या करना है, वेक्टर को भी उस एंजाइम से काटा जाता है। जैसे रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस से जीन का एक खंड निकाला गया है पूरी कोशिका से अलग करके, वैसे ही जो वेक्टर होता है, प्लाज्मिड होता है, उसको भी किससे काटा जाता है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा जाता है, ठीक है ना। फिर दोनों एंजाइम को जोड़ने के लिए, अब इन दोनों को जोड़ना है, इनको और इनको, तो जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम जो होता है कार्य करता है। यहाँ पे क्या करेगा, लाइगेज एंजाइम की सहायता से इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, ओके। लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया जाएगा। अतः अब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। अब इसको जोड़ दिया गया, इसको जोड़ दिया तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है अब आपका, ठीक है। अब यह आरडीएनए को किसी होस्ट सेल जैसे ई कोलाई में डाला जाता है। कोई होस्ट सेल है, एक होस्ट सेल है जिसमें अब रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए तैयार किया गया है उसको डाल दिया जाता है इसमें, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आरडीएनए, जो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी होस्ट सेल में डालना, जैसे एग्जाम्पल ले लो ई कोलाई में डाला जाता है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब सामान्यतः ऐसे तो आप किसी कोशिका में ऐसे इंजेक्ट नहीं करा दोगे किसी बाहरी चीज को, तो इसके लिए क्या होता है, कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि कई हीट शॉक दिए जाते हैं। कैल्शियम हो गया, क्लोराइड में सोल्यूशन में ये किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन में इसको डालकर किया जाता है, ताकि उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, जैसे ई कोलाई की शेल वॉल होगी तो उसमें छेदा हो जाए, जिस कारण से वो जल्दी से चला जाए अपन का रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है। जब आरडीएनए वाले बैक्टीरिया अपनी अपनी कॉपी बनाते हैं, अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाले हैं इसमें ई कोलाई में, तो कोलाई क्या समझता है कि मेरा ही डीएनए है, तो फिर इसकी भी कॉपियाँ ये बनाने लग जाता है, तो वह अपनी भी कॉपी बनाता है और उससे वह जीन मल्टीपल्स कॉपी बन जाती है। अब इस आरडीएनए जो है उसकी क्या बन गई, मल्टीपल्स कॉपी बन गई। यहाँ तक समझ आया होगा। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यानी यह वहाँ जीन क्लोनिंग हो गया, वहाँ जीन का क्लोन हो गया। अब यह जानना जरूरी है कि कौन से सेल आरडीएनए गया है और कौन सा नहीं, कौन से में नहीं।
इसके लिए सेलेक्टेबल मार्कन जीन का प्रयोग किया जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, सेलेक्टेबल मार्कन जीन का प्रयोग किया जा रहा है कि क्लोन बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है। अब क्लोन किए गए जीन की जांच की जाती है, वह सही से काम कर रहा है या नहीं, फिर उसके बाद निकाल लिया जाता है। यही पूरी प्रोसेस होती है। और क्लोनिंग का जो इतिहास है वो हम लोग कल के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको जल्दी समझाया, चीज़ें आपको अच्छे से भी नहीं समझ में आई होंगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट कलर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या किया, एक विशिष्ट डीएनए खंड लिया। एक विशिष्ट डीएनए खंड को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप वो कोशिका का चयन करेंगे। एक कोशिका का चयन करेंगे कि हाँ, इससे हम लोगों को यहाँ पे क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाया जाएगा डीएनए, डीएनए में पाया जाएगा जीन। तो उसका न्यूक्लियस निकालेंगे, सारी चीज़ें, कोशिकाएं, भित्ति, झिल्ली सब तोड़ फोड़ के, प्रोटीन्स वगैरह, तो आपको क्या प्राप्त होगी, न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस से आपको डीएनए निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और डीएनए से आपको एक विशिष्ट खंड, अब विशिष्ट खंड किसकी मदद से काटा जाएगा, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की मदद से एक विशिष्ट खंड आपने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, ये खंड निकाल लिया आपने, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। फिर इधर आपको क्या मिलेगा, एक प्लाज्मिड मिलेगा। प्लाज्मिड ऐसे गोले आकार का होता है, डीएनए ही होता है। तो इसको भी क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इसको भी यहाँ पे कट लगाना है, ठीक है। अब इसमें आपने कट लगा दिया, ओके। और तो अब इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को जोड़ना है, जो कटा हुआ भाग है। अब इसके आगे की मैं प्रोसेस आपको समझाती हूँ। एक मिनट में दूसरा कलर चूज कर लूँ, एक सेकेंड। तो इधर से अब ये वाला हो गया पार्ट, और इधर से आपका हो गया, एक सेकेंड, ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। तो ये क्या बन गया, rDNA, लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे आपका तैयार हो गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तक तैयार होने की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। और इन दोनों को जोड़ा किससे जाता है, इसको, और जिसको जो जोड़ने का कार्य करता है वो कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। और डीएनए को काटने हो गया, प्लाज्मिड को काटना हो गया, काटने का कार्य कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियस करेगा। और जोड़ने का कार्य कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम करेगा। इसको एग्जाइम को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप जोड़ दिए, ठीक है ना। अब आपका क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो अच्छे से तैयार हो चुका है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका, ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका तैयार हो चुका है, ठीक है ना। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया जाएगा कि किसी होस्ट सेल में डाला जाता है। मान लो ये आपकी ई कोलाई है, ठीक है ना। तो ई कोलाई में, इसमें अब आपको इसको प्रविष्ट कराना है, इसमें आपको इसमें प्रवेश करवाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसको प्रवेश कराना है। तो अब ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि आप उठा करके डाल दोगे, क्योंकि कोशिका है अब इसके लिए। तो इसी के लिए क्या है, हीट शॉक वगैरह दिए जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो छोटे छोटे छिद्र हो जाएं, जिससे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश कर जाए। ठीक, अब ये सारी प्रोसेस हो गई, इसमें प्रवेश कर गया। फिर अब ई कोलाई में देखना है कि क्या ये जो ये rDNA है, इसकी प्रतियां बना भी रहा है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसकी प्रतियां बना भी नहीं रहा। तो इसके लिए जो होता है, स्टेनेबल मार्कर जीन का प्रयोग किया जाता है। ये सारी प्रोसेस आप आगे भी पढ़ोगे, एकदम डीपली पढ़ोगे, कहाँ क्या कैसे यूज़ होता है, तो हाँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद जब ये बनाने लगता है तो इसकी बहुत सारी कॉपियाँ बन जाती हैं, और यही प्रोसेस जो होती है पूरी जीन क्लोनिंग कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी नहीं भी समझ में आया होगा तो आगे के लेक्चर में तो हम लोग पूरा इसको डिटेल से पढ़ेंगे ही, तो हाँ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को। थोड़ा क्या है कि थोड़ा टफ पॉइंट है, थोड़ी टफ बात है यहाँ पे, तो इतना आसानी से नहीं समझ में आता है। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने 12th में भी पढ़ी है, मतलब आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी हैं सारी थिंग्स, तो आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा और ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से बन जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।